नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका पिनाका वॉइस के इस पॉडकास्ट पर। आज हम हरियाणा चुनावी विश्लेषण की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए वापस से हाजिर है आपके पास और कुछ सवालों का और संकलन करके लेके आए हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव के रिलेटेड मुद्दों पर और आपको हम वर्तमान स्थिति के बारे में रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे विश्लेषणकर्ता पंकज जैन जी। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या मौजूदा हालात है और उन सवालों पे जवाब लेंगे जिन सवालों का हमने संकलन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सर आपका। जी नमस्कार। जी सर, हमारे सामने कुछ सवाल हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं पहले सवाल पे अगर आऊं तो हमारा पहला सवाल है, हरियाणा के किन प्रमुख राजवंशवादी नेताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के बाद से देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 3 राजनीतिक परिवारों की हरियाणा में मुख्य भूमिका रही है, जिसमें चौधरी देवीलाल परिवार जो कि सिरसा जिले से मुख्यतः आते हैं, चौधरी बंसीलाल परिवार जो कि भिवानी जिले से मुख्यतः आते हैं, और चौधरी भजनलाल परिवार जो कि हिसार जिले से मुख्यतः आते हैं। आज भी तीनों ही परिवारों के वंशज अपनी इस राजनीतिक सक्रियता को आगे बढ़ा रहे हैं और हरियाणा के इस चुनाव में या चुनावी माहौल में तीनों ही सक्रिय रूप से सक्रिय हैं। चौधरी देवीलाल के पोते और परपोते राजनीति में आ चुके हैं। चौधरी बंसीलाल के भी पोते और पोती जो है वो राजनीति में सक्रिय है, और चौधरी भजनलाल जी के बेटे और उनके पोते वो भी आदमपुर से चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं। सर, क्या हरियाणा की राजनीति में वंशवादी नेताओं ने अपनी निजी पहचान बनाई है या सिर्फ अपने परिवार के दम पर ही अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी के रूप में सक्रिय रहता है तो उसकी निजी पहचान तो होती ही है पारिवारिक पहचान के अलावा, और उसकी पारिवारिक पहचान भी उसकी जड़ों से काम करती ही है। और अगर हम हरियाणा के इन तीनों ही परिवारों की देखें तो तीनों की अपनी अपनी निजी पहचान कहीं ना कहीं धरातल पर हमें नजर आती है। जी। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला के बीच राजनीतिक विरासत का संघर्ष किस प्रकार रहा? देखिए, चौधरी देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, फिर उनके बाद जब वो देश की राष्ट्रीय राजनीति में चले गए तो हरियाणा की राजनीति में उनके दो सुपुत्रों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह के बीच कुछ संघर्ष नजर आया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश चौटाला, और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला राजनीति में बहुत अच्छी प्रचुरता के साथ सक्रिय दिखाई दिए। फिर उन दोनों के ही लड़के आजकल राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन चौधरी अजय चौटाला के अपने भाई अभय चौटाला जी के साथ कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी, और वो कुछ अब उनका जो संघर्ष था वो व्यक्तिगत भी हो सकता है या पारिवारिक भी हो सकता है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आज वो दोनों ही अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं। जी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक यात्रा को अगर देखें तो क्या दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी खुद की राजनीतिक पहचान बनाने में सफलता हासिल की है? जी, दीपेंद्र हुड्डा की अपनी निजी पहचान है और वो बाकायदा धरातल पर इलेक्शन लड़ते हैं, और
दीपेंद्र हुड्डा भारत के दूसरे ऐसे सांसद हैं जो 50 वर्ष से कम उम्र की आयु में 5 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार लोकसभा से, 1 बार राज्यसभा से। उनसे पहले ये कार्य करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, जो आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कार्य किया है। और उनके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कार्य किया है। कहीं ना कहीं उम्र के मामले में राहुल गांधी भी उनसे चूकते हुए नजर आते हैं। क्या हरियाणा में राजवंशवाद ने नए राजनीतिक नेताओं के उभरने के अवसरों को सीमित कर रखा है? कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक राजनीतिक परिवार के सारे ही सदस्य अगर राजनीति में सक्रिय हैं, तो अन्य लोगों को अवसर मिल पाने में दिक्कत का कहीं ना कहीं सामना करना ही पड़ता है। जी, राजवंशवादी राजनीति का क्या मतलब है हरियाणा के ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के लिए? राजवंशवादी से मतलब हम ये समझते हैं कि किसी क्षेत्र पर एक ही परिवार के व्यक्तियों का दबदबा बने रहना, उसी परिवार से प्रत्याशी बनना और उसी परिवार से मंत्री और मुख्यमंत्री बनना, इसको हम राजवंशवाद से जोड़ते हैं। हरियाणा के प्रदेश के मतदाताओं का अब, क्योंकि मतदाता वैसे तो जागरूक होता ही है, कोई भी जो मतदाता होता है तो वो बड़ा निर्णय तो अपना सोच समझ के ही करता है, मतदान सोच समझ के ही करता है। और लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार का दबदबा, एक समाज विशेष को या एक क्षेत्र विशेष को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का और दूसरे क्षेत्रों को या कुछ दूसरे समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का कार्य कई बार कर जाता है। जी, क्या हरियाणा में वंशवादी राजनीति जाति आधारित राजनीति से भी जुड़ी हुई है? हम इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं और दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक परिवार ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं एक समाज को ही थोड़ा सा महत्व ज्यादा रखता है, और दो परिवार ऐसे हैं कि जो सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। जी, राजनीतिक परिवारों में युवा पीढ़ी का सत्ता में प्रवेश कैसा रहा है? क्या नई पीढ़ी पुराने नेताओं से अलग राजनीति करती है? आजकल के बदलते हुए सामाजिक परिवेश के कारण जो नई पीढ़ियां हैं इन राजनीतिक परिवारों की, वो कहीं ना कहीं उनकी वंशवादी राजनीति से अलग दिखाई देती है। क्योंकि आजकल का जमाना टेक्नोलॉजी का है, अब जमाना बदल गया है, अब ये युवाओं का जमाना है, सोच बदल चुकी है, युवाओं की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है, युवा पढ़े लिखे हैं, समाज भी काफी हद तक अपने पढ़े लिखे होने का प्रदर्शन कर ही रहा है। तो हमारे विश्लेषण में ये निकल करके आया है कि जो भी इन परिवारों की पीढ़ियां हैं आज की, वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से अलग दिखाई देती हैं। क्या हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव संभव है जो कि राजवंशवाद का प्रभाव कम कर सके? देखिए, लोकतंत्र जो है वो किसी भी देश के मतदाताओं से चलता है, और अगर मतदाता सोच समझ के अपना निर्णय देते हैं तो ये पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को और कहीं ना कहीं पूरे देश को प्रभावित करता है। और मतदाता वैसे तो जागरूक होता ही है, लेकिन अगर वो राष्ट्रीय पार्टियों को चुनने का कार्य करता है तो फिर अपने आप ही जो मुख्य राजनीतिक परिवार है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाते हैं। हरियाणा में वंशवादी नेताओं का आपस में गठबंधन और विरोध कैसे बदलता है? देखिए, ये अवसरवादिता वाली स्थिति है
अगर उनको लगता है कि आपस में तालमेल करने से कहीं ना कहीं वो चुनाव में बढ़त बना सकते हैं तो वो आपस में तालमेल कर लेते हैं। और अगर उनको लगता है कि आपस में तालमेल करने से चुनाव में बढ़त नहीं मिलेगी तो वो कोई तालमेल नहीं करते हैं। तो ये इसी प्रकार का एक प्रभाव रहता है। हरियाणा में वंशवादी नेताओं का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव है? हरियाणा के जो राजनीतिक परिवार हैं वो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे हैं और चौधरी देवीलाल तो भारत के प्रधानमंत्री तक रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई बहुत ज्यादा असर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रहा है। चुनाव में राजवंशवादी नेताओं की जीत कितनी पक्की होती है? क्या मतदाता उन्हें हमेशा समर्थन देते हैं या कभी कभी उनका विरोध भी होता है? नहीं, विरोध की संभावना तो हमेशा रहती है। अगर आम जनमानस उनके कार्यों से खुश नहीं है तो बिल्कुल उनको नकारने का कार्य भी आम जनमानस ने किया ही है। और कहीं ना कहीं वो कई बार मतलब जो है कि जैसे जुमला चल जाता है तो वो समाज के कुछ लोगों को, कुछ एक क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करने में भी सफल हुए हैं। ये हमारे पिछले अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे विश्लेषण में निकल करके आया है कि कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर सकते हैं। क्या हरियाणा के राजवंशवादी नेता अपने क्षेत्रों में विकास करवा पाते हैं या सिर्फ सत्ता में बने रहने पर ध्यान देते हैं? देखिए, कोई भी सरकार होती है तो उसमें कुछ प्रतिशत तो विकास का रहता ही है। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि विकास होता ही नहीं है। तो उसकी स्पीड कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, या उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर भी निर्भर है। अगर उनकी इच्छा शक्ति काम को तेजी के साथ करनी है तो काम तेजी के साथ होगा, और अगर उनकी इच्छा शक्ति काम को कम स्पीड के साथ करने की है तो फिर काम कम स्पीड के साथ होता है। लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ तो कार्य होते ही हैं, और ये तो परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद ही बात समझाई जा सकती है। क्या हरियाणा में कोई ऐसा राजवंशवादी नेता है जिसने अपनी पार्टी से बाहर जाकर दूसरी पार्टी में अपनी सफलता पाई है? हाँ, ये अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो तीनों ही परिवारों में ऐसे उनके वंशज हैं जिन्होंने अन्य अन्य पार्टी में जाकर भी अपनी अपनी पहचान बनाई है। और जैसे भजनलाल के अगर हम परिवार की बात करें तो उनके जो बड़े वाले बेटे हैं वो कांग्रेस में रहे, लेकिन भजनलाल और उनके छोटे वाले बेटे ने अलग पार्टी बनाई। अगर हम चौधरी बंसीलाल की बात करें तो वो कांग्रेस में भी रहे, उनके परिवार वाले भी कांग्रेस में भी रहे, अलग पार्टी भी बनाई, और आजकल वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर हम चौधरी देवीलाल के परिवार की बात करें तो उन्होंने तो अलग अलग दो दो पार्टियां बनाई और कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन देते हुए सरकार भी बनाई। हरियाणा के राजनीतिक राजवंशों को और उनके भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्रादेशिक क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में काम करती रहती हैं और कहीं ना कहीं वो भूमिका में बनी रहती हैं। तो जब तक वो कम से कम चुनाव लड़ते रहते हैं तो वो भूमिका में रहते हैं। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। हरियाणा में किन विधानसभा सीटों पर वंशवादी कैंडिडेट उतारे गए हैं? हरियाणा में तो कई सीटों पर हैं इस प्रकार के कैंडिडेट जो राजनीतिक घरानों से संबंध रखते हैं। जैसे डाबा वाली सीट है, रानिया सीट है, और ये आदमपुर की सीट है, तोशाम की सीट है, और पंचकुला की सीट है। सबसे प्रभावशाली वंशवादी कैंडिडेट आप किसे मानते हैं? देखिए, सबसे प्रभावशाली कौन है ये बताने वाली तो जनता है। इसका आकलन तो जनता ही बेहतर कर सकती है। हम अगर इस पर ज्यादा आकलन ना करें तो ही ठीक लगता है मुझे तो। चलिए, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। कुछ सवालों के साथ हम आपसे जुड़े
और उम्मीद करते हैं हम वापस से आपसे जुड़ेंगे आपके खुद के सवालों के साथ, जो कि हमें आपके कमेंट के माध्यम से प्राप्त होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज तक इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।